हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीषा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा चैप्टर था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। वहां हमने काफी चीज सीखी, आपको समझाने की कोशिश भी की और आपको बेहतर तरीके से समझ भी आए होंगे। जिस तरीके से मैंने पिछली क्लासेस में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे, इस चैप्टर में भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। इस चैप्टर में हम दो बेसिस की बात करेंगे। पहला बेसिस होगा कैश बेसिस और दूसरा बेसिस होगा एक्रूअल बेसिस। जहां तक देखा जाए, ज्यादातर फर्म जो होती है वो एक्रूअल बेसिस को लेकर चलती हैं, क्योंकि कुछ ही फर्म होती है जो केवल कैश बेसिस पे काम करना पसंद करती है। और जब कैश बेसिस पे काम करना पसंद करती हैं तो वहां पे अकाउंटिंग की गुंजाइश इतनी ज्यादा नहीं रहती। ज्यादातर फर्म एक्रूअल बेसिस पे काम करती है, इसलिए वहां पे अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जब कैश बेसिस हो तब क्या करना है और कब एक्रूअल बेसिस हो तब क्या करना है। तो इन दोनों ही केसेस में हम पूरे चैप्टर में इर्द गिर्द कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले टॉपिक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले थ्योरी रीड कर लेते हैं इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। इसका मतलब यह है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उस समय जो भी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ करती है उन सबको हम लिया करते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो पेड हो। फुल स्टॉप। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश। यानी जब कोई भी कैश बेसिस की बात होगी तो उस व्यापार में जब आपके पास कैश आ जाएगा तभी आप उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फुल स्टॉप। लाइकवाइज expenses are recorded as incurred when they have been paid. Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income are not considered. यानी इसमें अगर हम बात करें कैश बेसिस में, तो कैश बेसिस में कह ये रहा है कि जो व्यापार कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो तभी कैश को रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनको रिसीव्ड हो जाता है, या फिर एक्सपेंसेस को वो तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो पेड कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यानी यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एक हमारा फॉलो होता है। जब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो वहां पे एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट फॉलो होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। आप जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 3 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यानी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंगली जब आपके हाथ में कैश आ जाए तभी आप रिकॉर्ड करते हैं। आप खुद एक एग्जांपल लेके सोचिए कि कोई इंसान आपने आपको पैसा दे गया है तभी तो आप लिखोगे, या फिर कोई कह दे पहले से ही कि भाई ठीक है हमने आपको 10,000 रुपए दिए, तो आप उससे क्या कहोगे कि भैया पहले कैश यानी पैसा हमारे हाथ में तो आ जाए तभी तो हम लिखे। तो इसी तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप जब कैश आए तभी रिकॉग्नाइज करें, या फिर जब भी आप एक्सपेंसेस के लिए पैसा पेड करते हैं तब आप रिकॉर्ड करें। तो इसमें कुछ गलत तो होगा नहीं। अब इसके फेवर में एक टॉपिक आता है जिसमें कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर कोई प्रीपेड इनकम होती है, या आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, प्रीपेड एक्सपेंस। इन सब को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई तो हम कैश बेसिस सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स यही ध्यान देना है कि अगर कैश बेसिस सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड नाम से कोई भी चीजें उसको रिकॉर्ड ना करें। अब इस कैश बेसिस सिस्टम कहां फॉलो किया जाता है? ये ज्यादातर छोटी छोटी फर्म में काम आया करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी फर्म होती है तो वहां पे उधार का सिस्टम ज्यादा चलता है, और छोटी मोटी फर्म होती है तो वहां कैश यानी केवल नकदी की बात होती है, यानी आप नकद दीजिए और सामान ले जाइए। तो इसमें क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं वो एक बार रीड करते हैं।
सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे आसान तरीका होता है अकाउंटिंग करने का। एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग से ही है, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा था। तो एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। इसको इसलिए सिंपल बेसिस बताया गया है क्योंकि ना तो यहाँ आउटस्टैंडिंग की बात होती है और ना ही प्रीपेड की बात हुआ करती है, तो इसलिए ये सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाया करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यानी ये इसलिए भी आसान होता है कि यहां पे ज्यादा प्रिंसिपल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एस्टिमेट यानी अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा जजमेंटल होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से इसको हम मोर ऑब्जेक्टिव मानते हैं, क्योंकि यहां पे केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई चीजें कैश में आई हैं तो आप लिखिए, और नहीं आई तो उसको लिखने की यानी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है कैश बेसिस, इसीलिए छोटी छोटी फर्म यानी बहुत कम फर्म कैश बेसिस को फॉलो करती है। और आपको भी पता होगा, काफी चीज सुनाई देती है कि भैया बिना उधार पे सामान बेचे आपका व्यापार नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे उधार बनता है लेकिन वो कैश बेसिस सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो करते हैं एक्रूवल। तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा सेकंड एडवांटेज यही था। नंबर थर्ड एडवांटेज, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। यानी ये वहीं फॉलो हो सकता है जिस व्यापार में केवल नकदी की बात की जाए, यानी केवल कैश लेने और कैश देने की बात की जाए। तो ये तीन एडवांटेजेस थे, आपके तीन फायदे थे जहां हम कैश बेसिस में पाया करते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हुआ करता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, सीधे कैश की बात करते हैं। और जहां पे कैश आना या ना आना ऐसा होता है कि भाई कैश नहीं आ रहा है, केवल एक्रूड आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो वहां पे ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि यहां पे केवल कैश बेसिस की बात होती है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग भी इग्नोर कर देता है, कोई भी चीज प्रीपेड भी इग्नोर कर देता है, चाहे वो इनकम हो चाहे वो आपके एक्सपेंस हो, तो वो इग्नोर कर देता है। तो इस वजह से हम सही तरीके से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाते। क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपको कैश नहीं दे के जाते, उधार कर जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, ये कैश बेसिस सिस्टम थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। तो वहां पे हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं निकाल सकते, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का निकाल सकते हैं और ना ही फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं अपनी फर्म की कि क्या होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट फॉलो द मैचेस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि यहां पे ना तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से आ पाता है और ना ही क्रेडिट डेबिट से मैच कर पाता, क्योंकि हम बहुत सारी आउटस्टैंडिंग और जो भी एक्रूड या प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस है उनको इग्नोर करके चलते हैं। तो इसलिए एक ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाता और साथ में मैचिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये दो थे आपके डिसएडवांटेज और तीन हमने पढ़े एडवांटेज जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बात करते हैं। अब सर आपने थ्योरी बता दी, क्यों ना इसको एक क्वेश्चन से भी हम समझ जाए, क्योंकि आपने ये बता दिया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस उसको इग्नोर करके चलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। तो ये डिसएडवांटेज है और एडवांटेज सिंपल बन जाता है इसी वजह से। तो इसको अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो कैश बेसिस का ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अशोक had cash sales of rupees 3,90,000
and credit sales of rupees 1,60,000. His expenses for the year were 2,70,000. उसके खर्चे पूरे 2,70,000 हो रहे हैं, जिसमें out of which 80,000 is still to be paid, यानी 80,000 अभी भी पे करने बाकी है। तो आपको फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 2018-19 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहां करते हैं, हमने फॉलो किया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैश सेल है वो है 3,90,000। क्रेडिट सेल्स है आपकी 1,60,000। आप रीड कर पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि आपके जो कैश सेल्स है वो 3,90,000 है और आपकी जो क्रेडिट सेल्स है वो 1,60,000 है। अब इसमें एक्सपेंस जो रहते हैं यही टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस रहते हैं 2,70,000, जिसमें कि 80,000 स्टिल टू बी पेड है। यानी जब आप एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या निकालना चाहेंगे, नेट इनकम निकालना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से निकलती है। नेट इनकम का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। चूंकि हम कैश बेसिस की बात कर रहे हैं तो केवल कैश वाली चीजों को ही लेंगे। कैश में कैश सेल्स आपकी 3,90,000 है, तो नेट इनकम इक्वल्स टू 3,90,000। हम क्रेडिट को नहीं लेंगे क्योंकि क्रेडिट तो उधार वाली सेल्स है। क्रेडिट का मतलब उधार और सेल्स, तो उधार वाली सेल्स को हम यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि कैश बेसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1,60,000 को नहीं लेंगे, बट टोटल एक्सपेंस में 2,70,000 में से 80,000 अभी भी बकाया है, यानी आपको पेमेंट करना है, तो इसको भी नहीं लेना पड़ेगा। कितना कैश में कर दिया उसकी बात करते हैं। तो 3,90,000 में से 2,70,000 माइनस 80,000 तो आप लेंगे ही नहीं क्योंकि ये स्टिल टू बी पेड है। तो 3,90,000 माइनस 1,90,000, तो ये आ जाता है आपका 2,00,000 रुपीज नेट इनकम। तो नेट इनकम आपकी बन जाती है 2,00,000 रुपए, जो कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली है। अब इसके बाद बात आती है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो दुकानें कैश बेसिस पे चलती हैं उसमें नेट इनकम निकाली जाती है। तो वहां पे केवल कैश में रिसीव हुई इनकम या कैश में पे किया हुआ एक्सपेंस ही कंसीडर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेते। तो यहाँ पे 2,00,000 रुपए की नेट इनकम बन जाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने कैश बेसिस की बात कर ली। देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड। यानी जैसे कैश बेसिस में जब इनकम अर्न होती थी तब हम रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड करते थे, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम अर्न हो या फिर हो एक्रूड। एक्रूड मतलब ड्यू हो जाए। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, एक बंदा आता है, एक इंसान आता है, वो क्या करता है, मीटर को चेक करता है, जितनी भी रीडिंग्स होता है वो लेता है और आपका बिल बना के आपके हाथ में रख जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जैसे ही बिल आया तुरंत ही आप उसको जमा कर दोगे, आप कुछ दिन रुक जाते हो, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 5 दिन बाद उसको पे कर देते हो। में भी हो सकता है 1 साल या 6 महीने बाद भी पे कर दो। ऐसे बहुत से घर होते हैं जहां पे 2-4 महीने के बिल एक साथ पे किए जाते हैं। तो कैश बेसिस हो तो जब हम पे कर रहे हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक्रूअल बेसिस के केस में जब वो बिल हमें रिसीव हो चुका है, यानी वो एक्रू जब हो गया, जब ड्यू हो गया, तभी हमें अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेना होगा। तो इसका मतलब यही है कि अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड इट विल बी रिकॉर्डेड। यानी चाहे वो एक्रू हो जाए चाहे वो अर्न हो जाए, वो आपको रिकॉर्ड कर लेनी होगी। आगे फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। यानी सेल 2 तरीके की बनती है, एक तो कैश में सेल कर रहे हैं
और या फिर वो कैश में ना करके आप क्या कर रहे हो, उधार वाली सेल कर रहे हो। तो चाहे कोई सी भी सेल हो, चाहे वो कैश बेसिस की सेल हो, चाहे वो उधार वाली सेल हो, आपको दोनों ही केस में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। इसी तरीके से जैसे आपकी सेल के बाद पैसा मिलता है या एक्रू हो जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसी तरीके से एक्सपेंस भी जब आपका इनकर्ड हो रहा हो या आप पे कर रहे हो, कभी भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा करते हैं। आगे नेक्स्ट, इट फॉलोज टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नंबर 1 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। कैश बेसिस में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉलो होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अभी बताया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से आप जब भी पैसा आपके पास आए आप रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल कैश बेसिस में फॉलो नहीं होता था, लेकिन इसमें एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी फॉलो होता है और मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। इसके बाद 10 अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर एडजस्टेड। वहां पे हम छोड़ के चल रहे थे और यहां पे हम इंक्लूड करके चलेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंस हो, चाहे वो प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस हो। फुल स्टॉप। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर ascertaining करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी इसी तरीके से आपकी कोई भी एक्रूड इनकम है या फिर आपकी कोई भी प्रीपेड इनकम है, वो जब भी आपको मिल जाएगी तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो सिमिलरली हमने दोनों ही तरीके के केसेस में ये चीज पढ़ी कि भैया कैश बेसिस में तो केवल कैश की बात की जाएगी, लेकिन एक्रूअल बेसिस में चाहे वो इनकम अर्न हो रही हो या एक्सपेंस पेड हो रहे हो तब रिकॉर्ड किए जाए, या फिर इनकम एक्रूड हो रही हो या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह रहे हो उस समय रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। अब इसमें एक लाइन और रहेगी, उसको और रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट मे बी नोटेड दैट कंपनीज एक्ट 2013 requires companies to follow accrual basis of accounting and maintain the books of accounts। यानी हमारा जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है 2013, वो यही चाहता है कि ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर फर्म्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लेके चले। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर पाते हैं, अपने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर पाते हैं, और ये जब मान के चलते हैं कि भाई जो हमने ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड कर लिए, चाहे वो एक्रूअल बेसिस पे हो चाहे वो आपके प्रीपेड बेसिस पे हो, बस आपने रिकॉर्ड कर ली, उसका पैसा आपको मिल ही जाएगा, ऐसा एजम्पशन हम मान के चलते हैं। अब जरा इसकी एडवांटेज रीड करते हैं। पहली एडवांटेज, नंबर 1 जो एडवांटेज इसकी बन रही है, इट इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर्ड टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हेंस इज प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट्स। यानी ये मोर साइंटिफिक माना जाता है कैश बेसिस से, क्योंकि यहां पे सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नंबर 2, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस एज इट टेक्स into account the effect of all transactions relating to a period as well as adjustment like outstanding expense, prepaid expense, accrued income and income received in advance। यानी ये जो आपका अकाउंटिंग बेसिस है, ये सही तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पिक्चर शो करता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम सभी को इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू दिया करता है, लेकिन कैश बेसिस में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिया करता था। नंबर 3, दिस बेसिस डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो एग्जिबिट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी यहां पे सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। मैंने अभी बताया, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, कोई से भी एक्सपेंस इनकम हो, वो सब यहाँ पे लिए जाते हैं, यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस वजह से आपका प्रॉफिट और लॉस भी सही निकलता है, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी क्लियरली दिख जाया करती है आपकी फर्म की।
तो इसीलिए इतना बेहतरीन इसको मान लिया जाता है। और आपको अभी अभी बताया कि कंपनी एक्ट भी यही चाहती है कि जितनी भी एंटिटीज हैं वो सब एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करके चले। चलिए अब जरा डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 है, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल मानूंगा, मैं भी एग्री करता हूं पूरा कि जैसे कैश बेसिस इतना सिंपल था, हमने ये सारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन किया, कितना सिंपल था, बस कैश सेल्स ली, उसमें से आपने एक्सपेंसेस जो कैश में थे वो माइनस कर दिए और आपका आंसर आ गया नेट इनकम। जबकि एक्रूअल के केस में ऐसा नहीं होगा। एक्रूअल में आपको सभी चीज को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा और इसको बेहतर और अच्छे तरीके से हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट, सेकंड डिसएडवांटेज, द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट, यानी अकाउंटिंग सिस्टम बहुत एलोबरेट है, इसमें काफी सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं सभी तरीके के, उसके बाद एक फाइनल पिक्चर निकल के आती है, तो थोड़ा एलेबोरेट बन जाता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस डिटेल्ड में हुआ करता है। नंबर 3, a quick appraisal of the profit or loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business। और एक और चीज, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड हुआ करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने में, क्योंकि काफी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे बन जाया करती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे काफी कुछ नॉलेज भी आपको चाहिए रहती है और नॉलेज के साथ में सारी एडजस्टमेंट भी आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा सिंपली ना होके कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि कैश बेसिस आपका क्या होता है, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। तो ये थे दोनों ही बेसिस, एक तो कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस सिंपल होता है, आसानी से बन जाता है, मैचिंग प्रिंसिपल भले ही फॉलो ना करता हो, लेकिन एक फर्म के लिए जो कैश बेसिस पे काम कर रही है उसके लिए बहुत आसान अकाउंटिंग बन जाती है। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फर्म्स आर लाइकली टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी दिस अकाउंटिंग बेसिस जो एक्रूअल बेसिस होता है उसको फॉलो करने के लिए कहता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है। तो फर्म को क्या करें, ज्यादा बड़ी फर्म होती है तो ये एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करती है। अब इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम और एक अच्छे बेहतर क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, जो आपका पहले हमने कैश बेसिस में फॉलो किया था, इसको भी सेम क्वेश्चन को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से करते हैं। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, या कैश बेसिस की जगह एक्रूअल बेसिस लगाइए और इस एक्रूअल बेसिस में आपके पास कैश सेल्स 390 थी, 3,90,000, 3,90,000, क्रेडिट सेल्स आपकी 1,60,000 थी और टोटल एक्सपेंस आपके उतने ही थे। बट नेट इनकम में यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू ले लेंगे और यहां पे ले लेंगे हम टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू का मतलब आपको क्या करना होगा इसमें नेट इनकम निकालने के लिए, यहां केवल हम पहले कैश बेसिस में ले रहे थे 3,90,000, लेकिन इस बार हमें 3,90,000 तो कैश बेसिस लेना है, साथ में जो भी क्रेडिट सेल्स है वो 1,60,000 जो है उसको भी प्लस करके चलना होगा और माइनस पूरे के पूरे 2,70,000 टोटल एक्सपेंस, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो अभी पेड कर दिए हो, सब कुछ लेना होगा। तो इसका टोटल बनता है आपका 5,50,000 माइनस 2,70,000। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो ये हो जाता है आपका 2,80,000। तो ये था एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंगली आपका आंसर। यहां पे एक बार और अच्छे से देख लीजिए, हमने पहले वाले केस में केवल कैश सेल्स लिया था, उसके बाद इस वाले केस में हमने दोनों को लिया क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस है। एक्सपेंस भी हमने टोटल लिए 80,000 स्टिल टू बी पेड को हम देख के ही नहीं चलेंगे, पूरा 2,70,000 को हम एज ए टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे। 390 और 160 टोटल सेल्स हो गई, उसमें से जब हमने माइनस किया तो आपका आंसर 2,80,000 बन जाया करता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपका क्राइटेरिया था जहां कैश बेसिस कैसे फॉलो किया जाए, एक्रूअल बेसिस कैसे फॉलो किया जाए, और हमने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे दूंगा जो आपको खुद करके देखना होगा, ट्राई करना होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आगे की बात यह है कि मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं लास्ट में दूंगा, उससे पहले एक बात और करनी है, आपको यह बता दूं कि हमने फर्स्ट चैप्टर लिया, सेकंड चैप्टर लिया, लेकिन थर्ड चैप्टर को अभी छोड़ दिया।
वो मैंने इसलिए किया क्योंकि एक फ्लो बन रहा था थ्योरी का। तो थ्योरेटिकल में वहां प्रिंसिपल्स रह जाते हैं थर्ड चैप्टर में, जो कि हम लेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन फिलहाल मैंने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए लिया क्योंकि मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी था कि कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस होता क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करेंगे तो वहां पे एक्चुअल बेसिस फॉलो करते हैं, और किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे ये समझने के लिए ये चैप्टर पहले समझना जरूरी था। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये आपने थर्ड चैप्टर क्यों छोड़ दिया। मैंने थर्ड चैप्टर छोड़ा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखा है। मैं जल्द ही अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद इसी चैप्टर पे आऊंगा जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर बनता है, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारे बेसिस की बात की, यानी 2 बेसिस थी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको 2 एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, और अब एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। विजय ए कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 he earned 4 lakh rupees, out of which he received 3,50,000. He incurred an expense of rupees 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding. He also received consultancy fee relating to previous year 45,000, and also paid 20,000 expenses of last year. So you are required to determine his income for the year if he follows cash basis of accounting, second he follows accrual basis of accounting. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले कैश बेसिस को अलग अलग कर लेंगे, यानी आपके पास 3,50,000 तो रेवेन्यू बन जाता है, उसमें से आप माइनस कर देंगे केवल कैश एक्सपेंस, जो कि 1,70,000 यानी 1,70,000 में से माइनस 40,000 करेंगे तो 1,30,000 हो जाता है। तो 3,50,000 आपका रेवेन्यू है, उसमें से जो कैश एक्सपेंस है वो 1,30,000, तो वो माइनस कर देंगे। साथ ही साथ उसमें आपको पिछले साल से रिलेटेड कुछ कैश इस साल रिसीव्ड हो रहा है जो 45,000 है, और पिछले साल से रिलेटेड कुछ खर्चा करना भी पड़ रहा है, तो आप क्या करो 45,000 को प्लस कर दोगे इसमें और माइनस कर दोगे 20,000। तो ये कैश बेसिस था, जबकि एक्रूअल में पूरा का पूरा 4 लाख में से माइनस 170 कर दीजिए, और ये दोनों आपके 45,000 प्लस करके माइनस 20,000 कर देंगे। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर निकल आएंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, और आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन भी रीड किया, मैंने आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को निकालने की। बाकी हमने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कवर कर लिए, और ये चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो गया। बस यही वजह थी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले ले लिया। अब आने वाली क्लास में जो स्टूडेंट हमारा चैप्टर कवर होगा वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। एज पर टीएस ग्रेवाल वो चैप्टर नंबर आपका बनता है 5। तो उस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने पढ़ते रहिए, और इस समय कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो अपना जरूर ध्यान रखें, और कोशिश करें कि इन ऑनलाइन क्लासेस को आगे और भी स्टूडेंट्स के पास फॉरवर्ड कर सकें, और आप भी अच्छे से अकाउंटिंग पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू।